ओके, हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बड़ी धीमी आवाज आ रही है। अच्छा, आई एम राघवेंद्र सिंह कुशवाहा, है ना, टीचिंग फिजिक्स एंड आई एम ऑल्सो असिस्टेंट प्रोफेसर इन रामस्वरूप इंजीनियरिंग कॉलेज। तो वी स्टार्ट ग्रेविटेशन। ओके, व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशन? आप लोगों ने पहली क्लासों में पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटी क्या होता है। Force of attraction between two bodies. Yes, force of attraction by the earth, है ना, that is called the gravity. अर्थ जिस फोर्स से किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, that is called the gravitation. ओके, तो ग्रेविटेशन कहाँ से आया, ये किसने इसको जो है डिस्कवर किया? ग्रेविटेशन किसने डिस्कवर किया था? एक नाम जो आप हमेशा सुनते हो, कौन सा नाम है? Newton. हाँ, दिस इज द न्यूटन। न्यूटन्स ने कई एरियाज में अपना जो है रिसर्च किया हुआ है, और उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट रिसर्च था उनका, वो ग्रेविटेशन पे था, है ना। सो एक उन्होंने लॉ भी दिया है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। इसके बारे में भी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। सॉरी, वन मिनट। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। ये लॉ क्या था आपका कि टू प्लेनेट्स, आप लोग जानते हैं कि जितने भी प्लेनेट्स होते हैं, तो टू प्लेनेट्स अगर हम देखें इसको, दो प्लेनेट्स हैं जो M1 एंड M2। वन का मास क्या है आपका, M1 है, और सेकंड का आपका M2 है। ये दोनों का जो डिस्टेंस है, बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। तो न्यूटन्स ने अपने रिसर्च में पाया, पहला जो रिसर्च में पाया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ ऑफ द between two planets, that means the force between two planets is directly proportional to product of their masses, and the second is F, यानी कि force of attraction between two planets is inversely proportional to the distance square of the distance between them. That means अगर हम इन दोनों को एक साथ में लिखते हैं, that means F proportional M1 M2 upon R square. क्लियर? तो F इक्वल टू अगर हम लिखेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनल अगर हटता है तो यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट आता है, कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, तो कैपिटल G को क्या बोलते हैं यहाँ पे? Gravitational constant. Yes, this is called the gravitational constant. G is, ये इसको नोट कर लो, that is the gravitational constant. What is the value of this constant? This constant वैल्यू क्या होती है इसकी? 6.67 इंटू 10 की पावर -11. 10 की पावर कितना? -11. -11। और यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी। देख लीजिए यहाँ से आप, इसका यूनिट जो है आपके में बहुत पूछा बोर्ड में
जो है किसी भी कंपटीशन को देने जाओगे तब पूछा जाएगा आप लोग किस ग्रुप से हो, मैथमेटिक्स से हो या बायो से हो? मैथमेटिक्स। सभी लोग मैथ से हैं। अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह के एग्जाम दोगे तो इसका जो है यूनिट बहुत पूछा जाता है, यूनिट या वैल्यू, दो में से कुछ भी, या डायमेंशन, तीसरी चीज पूछी जाती है बहुत ज्यादा, ये डायमेंशन बहुत पूछा जाता है इसका। तो अगर यहाँ से आपको निकालना है तो जी के टर्म में हम इसको फाइंड आउट करेंगे, डेट मीन्स एफ जी यहाँ पे, तो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 नाउ, so F is Newton, R is meter square, and m1 m2 that means m square per kg square. We can write it. Okay? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नो सर। नहीं है ना? डायमेंशन इसका निकाल सकते हो आप। अगर आपका MCQ भी होता है टेस्ट, तब भी आपसे जो है कुछ आपसे इसका डायमेंशन पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका डायमेंशन क्या होगा बताइए जरा, निकाल सकते हैं तो? डायमेंशन निकालिए। सर m की पावर -1 एक मिनट बोलिए क्या है? m की पावर -1, l की पावर q और t की पावर -2, राइट? ओके, सभी का यही है। ये डायमेंशन भी आप लोग नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक यहाँ पे आपने पढ़ा है कैपिटल जी, और इसके पहले जब आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा F = mg, पढ़े हैं आप? हाँ, F = mg। जैसे यहाँ पे जो है G आपने पढ़ा लिया कैपिटल जी, तो वहां पे आपने स्मॉल जी पढ़ा था। दोनों में डिफरेंस क्या है? कैपिटल जी क्या कहलाता है आपका? कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके, और स्मॉल जी क्या कहलाता है आपका? स्मॉल जी क्या है? F = अगर हम mg लिखते हैं तो यहाँ पे g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ना? दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। F = mg, और F = हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी? g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, अब अगर हम इस प्लेनेट में देखें फोर्स, तो यहाँ पे अगर m1 m2 को, जैसे m1 है तो इसको हम लोग m कंसीडर कर लें, और m2 को हम कैपिटल M कंसीडर कर लें, ठीक है? कैपिटल M, अगर इसमें से दो प्लेनेट्स में एक अगर अर्थ है ना, अगर एक अर्थ है और एक कोई दूसरा प्लेनेट है, तो उस प्लेनेट का मास अगर हम स्मॉल m कंसीडर कर लें और m2 हम मास ऑफ द अर्थ me, कैपिटल ME यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? g के टर्म में g m एंड me अपॉन r स्क्वायर फॉर द अर्थ, और एनी अदर प्लेनेट के बीच में हम लोग निकालें m × g, तब क्या होगा?
एम एम आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी. ओके, यहाँ पे क्या है रिलेशन, ये रिलेशन हमने फाइंड आउट किया, यानी कि स्मॉल जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर. क्लियर? Yes, sir. इसको लिख लेंगे आप लोग, रिलेशन बिटवीन जी एंड जी. जी एंड जी में रिलेशन है, और दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अदर डेरिवेशन इन दिस चैप्टर और न्यूमेरिकल ऑल्सो, है ना. तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये रिलेशन हमेशा जो है दिमाग में रहे आप लोगों को. अच्छा, इसके बाद में आप लोगों ने कुछ वहां पे स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन वाले चैप्टर में आपने गैलीलियो इक्वेशन और न्यूटन्स इक्वेशंस पढ़े होंगे, यानी कि v इक्वल टू, 3 इक्वेशन आपने पढ़े थे. कौन कौन से थे? v इक्वल टू कौन कौन सी इक्वेशन थी? 3 इक्वेशन. V is equal to plus v इक्वल टू u प्लस at. ओके, नेक्स्ट इज s इक्वल टू ut plus half A. प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड नेक्स्ट इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ओके, यही पढ़े हैं आप लोग, ये 3. अब अगर हम बात करें, ये तो स्ट्रेट लाइन में हुए, ये तीनों इक्वेशन कब थे? जब आपकी गाड़ी रोड पे चलती है, यानी कि दैट इज वैलिड ओनली फॉर द व्हेन द स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना. जैसे गाड़ियां जो है, व्हीकल्स रोड पे चलते हैं तो वहां के लिए वैलिड है. लेकिन जब जो है कोई जैसे स्टोन को आप छत से फेंकें, है ना, छत से आप गिरा रहे हैं या ऊपर की तरफ उसको थ्रो मार रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो वहां पे ये वैलिड नहीं है. वहां पे क्या है कि जो एक्सेलरेशन है वो किसके अंडर में आ जाता है? वो ग्रेविटी के अंडर में आ जाता है. डेट मीन्स वहां पे जब अप एंड डाउन मोशन की बात करते हैं तो ए कन्वर्टेड टू जी, और जी दोनों हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव. जी पॉजिटिव कब होगा? जब मोशन आपका जो है डाउनवर्ड हो. मोशन कैसा हो आपका? डाउनवर्ड हो. ठीक, डाउनवर्ड मोशन हो तो आपका जो है जी पॉजिटिव होगा. और जब आपका जो है नेगेटिव कब होगा? जब मोशन आपका जो है अपवर्ड हो, यानी कि कोई स्टोन अगर हम ऊपर की तरफ थ्रो करें तब आपका जी क्या होगा? मोशन उसका अंडर ग्रेविटी होगा लेकिन माइनस में होगा. और जब वही स्टोन नीचे की तरफ आएगा तो आपका ए इक्वल टू जी होगा लेकिन पॉजिटिव होगा. ठीक है, अंडर ग्रेविटी. और ऊपर क्यों, ऊपर माइनस क्यों होगा? क्योंकि जब ऊपर की तरफ मोशन होगा तो अपोजिट टू द ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट वो जाएगा. अगेंस्ट जाएगा तो जी आपका नेगेटिव में होगा उस वक्त. यानी कि अगर ये इक्वेशन हम लोग लिखेंगे फॉर द मोशन डाउनवर्ड मोशन के लिए, डाउनवर्ड मोशन के लिए अगर लिखेंगे तो फिर क्या क्या हो जाएगा? एक ही जगह सब में जी डाल देंगे आप लोग, यानी कि v इक्वल टू u प्लस जी टी. नेक्स्ट s, दूसरा चीज है s जो डिस्टेंस होता है डेट इज द स्ट्रेट मोशन के लिए. तो s की जगह पे इस यहाँ पे जब हाइट की हम लोग बात करते हैं तो s इक्वल टू क्या हो जाता है? यहाँ पे h लिखते हैं हम लोग. ओके, t आपका t ही रहता है तो v इक्वल टू u प्लस जी टी फॉर द डाउनवर्ड मोशन. और जहाँ पे
एस है वहां पे क्या आ जाएगा, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके, एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। डेट मीन्स एस इक्वल टू एच हो जाएगा। हम लोग हाइट की बात करने लगते हैं वहां पे, या डेप्थ की बात करने लगते हैं, और आपका एक्सेलरेशन की जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वहां पे बात करते हैं, ओके। जब यही मोशन आपका अपवर्ड होगा, ये इक्वेशन जो लिखा गया है ये आपका डाउनवर्ड मोशन के लिए लिखा गया है, और जब यही जो है अपवर्ड मोशन के लिए अगर हम बात करेंगे, तो जहां जहां पॉजिटिव साइन है वो क्या हो जाएगा आपका, वो सब जो है आपका नेगेटिव हो जाएगा, ओके। यानी कि यही इक्वेशन आपका क्या लिखा जाएगा, v इक्वल टू यू माइनस जी टी और h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस जी एच, ओके। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. सभी लोग, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है किसी को प्रॉब्लम यहाँ No, तक? sir. ओके, चलिए आगे। ये हालांकि कैप्लर्स लॉ आप लोगों ने पढ़ाए होंगे, प्लेनेटरी कैप्लर्स लॉ। कैप्लर्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है कुछ ऑर्बिटल लॉ यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये उन्होंने, हालांकि जो चीजें इन्होंने बताई हैं वो हमारे इंडिया में जो ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने बहुत पहले बोल दिया था, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये रहती है कि किसी ने किसी भी चीज को लिपिबद्ध नहीं किया, यानी कि लिख के नहीं गए हैं। अगर लिखा नहीं वो चीज तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। अदरवाइज ये चीज बहुत पहले बोल दी गई थी कि अगर कैप्लर्स की हम लोग बात करें, अभी 3 लॉ हैं इनके, इन्होंने 3 लॉस दिए हैं अपने प्लेनेटरी मोशन के रिस्पेक्ट में। तो इसको जो है राइट डाउन करो। कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। कैप्लर्स के प्लेनेटरी मोशन के रिस्पेक्ट में इन्होंने जो है 3 लॉ दिए हैं। तो पहला फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ ऑर्बिट। अब लॉ ऑफ ऑर्बिट में इन्होंने बहुत खास बात नहीं कही है जो सभी जानते थे पहले, लेकिन इन्होंने उस चीज को लिखा है तो उसको मान्य किया गया है। इन्होंने यही बताया, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें, कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इस जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ये तो कोई बड़ी चीज है नहीं, बहुत पहले बोल दी गई थी, लेकिन इन्होंने कहा है तो इनका लॉ इसको माना गया। तो फर्स्ट यही है, ईच प्लैनेट्स revolves around the sun in an elliptical orbit. The sun placed at one focus of the elliptical path, है ना। आप लोग नोट तो नहीं कर रहे इसको? अगर नोट कर रहे हो तो मैं उसी हिसाब से बोलूँ आपको। नोट्स बनाते हैं ये लोग? नोट, Yes, sir. अच्छा नोट कर रहे होगे ना, तब आप जो है लिख लीजिए, ईच प्लेनेट रिवॉल्व्स
around the sun in an elliptical orbit. In an elliptical orbit with the sun at one focus of the elliptical path. सुनाई दे रहा ना? Yes, Yes, sir. लिख लिया कि दोबारा Yes. रिपीट? Yes. है? Oh, sir, हो गया. लिख लिया ना? ओके. सन जो है आपका एक इलिप्टिकल ऑर्बिट के फोकस पे रहता है. दिस इज द इलिप्टिकल पाथ एंड दिस इज द सन. ओके, दिस इज द सन. अगर हम देखें इस टाइप से इसको बना देते हैं और ये आपका जो है फोकस पे है सन आपका, और सारे प्लेनेट की पोजीशन कहीं भी हो सकती है, इधर हो सकती है या इधर हो सकती है. तो ये एक इलिप्टिकल पाथ में ऑर्बिट में चक्कर मारते रहते हैं सन का. दूसरा आपका लॉ है, द सेकेंड लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ एरिया. दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ एरिया. Law of area. Law of area. Law of area क्या कहता है? Each planet, लिख लीजिए इसको. Hello. Each planet, बढ़िया है, आप कैसे? law of area में ऐसा लिख लीजिए, द planet of each planet, लाइन ज्वाइनिंग, उसको सेंटेंस सही नहीं बन रहा, दूसरा उसको काट दीजिए, फिर से लिखिए. द पोजीशन वेक्टर ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन. द पोजीशन वेक्टर of the planet from the sun. Position vector of the planet from the sun, that is the line joining the planet to the sun, sweeps out equal area, equal times. Equal area in equal times. Sir, repeat कर दीजिए. कैसे रिपीट कर दें? The position vector of the planet from the sun, that is the line joining the planet to the sun, sweeps out equal areas in equal times. That means the aerial velocity of the planet, the aerial velocity of a planet around the sun always remains constant. Remains constant. इसका मीनिंग समझ में नहीं आया होगा आपको, मेरे ख्याल से. आया है क्या? Yes. No, है? sir. नहीं आया. ओके, मैं जानता था कि आपको नहीं आएगा ये इतनी जल्दी. डेट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल टाइम, अगर हम बात करें, दो प्लेनेट हैं और उनको इक्वल अगर हम टाइम दे रहे हैं, इक्वल टाइम में वो सेम एरिया कवर करेंगे. डेट मीन्स अगर कोई प्लेनेट
ए पोजीशन पे है यहाँ पे, और मान लो टी टाइम पे वो जो है बी पोजीशन पे पहुंच रहा है, तो उसका एरिया क्या हुआ? एरिया ये हुआ, ये एरिया उसने कवर किया कि नहीं किया? और वहाँ पे कोई दूसरा प्लेनेट है जो कि इस पोजीशन पे है, यानी कि सी पॉइंट पे, और सेम टाइम में अगर वो जो है यहाँ पे डी पॉइंट पे आता है, दैट मीन्स इसका एरिया क्या होगा? ये वाला एरिया होगा, ये एरिया कवर कर रहा है ना। दैट मीन्स द एरिया ऑफ, अगर इसको ओ पॉइंट मान लें सन को, तो ओ एरिया ऑफ ओ ए बी इक्वल टू एरिया ऑफ ओ डी सी, है ना। ये दोनों सेम टाइम में सेम एरिया कवर करेगा, दैट इज कॉल्ड द एरियल वेलोसिटी इज सेम फॉर ईच प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। आप ये कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, अगर इस लॉ ऑफ एरिया को क्या कह सकते हो? द ईच प्लेनेट कवर्ड द सेम एरिया इन द सेम टाइम revolves around the sun. ओके, ये सिंपल लैंग्वेज आप ये भी लिख सकते हो जो मैं पहले बोलने वाला था। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। Yes, आ गया sir. है? Yes. Yes, sir. कैसे समझाएं? नो No, sir, प्रॉब्लम, आ गया. कितने भी टाइम पूछो, नो प्रॉब्लम। थर्ड लॉ पे चलते हैं, अगर ये आ गया आपको, दैट इज थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ पीरियड। इसको हम लोग लिखेंगे, हेडिंग लिख चुके हैं आप लोग। द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ एनी प्लेनेट, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ एनी प्लेनेट अबाउट द सन, The around period the of sun, the period of square of the period of any planet around the sun, yeah, that means t square, है ना, t square is proportional to the cube of the semi major axis of the elliptical orbit. It's proportional to the cube of the semi major axis of elliptical orbit. इलेप्टिकल और ऑर्बिट में आपके 2 एक्सिस होते हैं, एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। तो सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये आपका मेजर एक्सिस है, दैट इज द मेजर एक्सिस, है ना, इसको मेजर एक्सिस मिलता है। और जो वर्टिकल में अगर हम लेते हैं यहाँ से यहाँ, दैट इज द माइनर एक्सिस, है ना। अच्छा 3 किलोमीटर एग्जैक्ट 3 किलोमीटर दिखा रहा है सेक्टर 6 से टी प्रोपोर्शनल, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और यहाँ पर ओके, अगर दो प्लेनेट्स हैं जिनका टाइम पीरियड t1 एंड t2 है और r1 r2 रिस्पेक्टिव सेमी मेजर एक्सिस ऑफ देयर ऑर्बिट्स है, तो आपका क्या हो जाएगा? इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आता है, इसको ध्यान में रखना, इस फॉर्मूले को नोट कर लेना। मून और अर्थ के रिस्पेक्ट में या मून और मार्स के रिस्पेक्ट में इस टाइप से जो है क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इस फॉर्मूले पे बेस्ड।
है ना, T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल टू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, है ना। पूछा जाता है कि अगर मून 24 आवर्स में अर्थ का चक्कर लगाता है तो प्लूटो कितने हो सकता है टाइम पीरियड दे दे तो रेडियस पूछ ले उसका, और रेडियस अगर दे दे तो टाइम पीरियड पूछ लेगा उस किसी भी प्लेनेट का। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। वेरी गुड। जी एंड जी। अब आता है आपका जो 11th में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, यानी कि नेक्स्ट पेज एक प्रकार से हम लोग चलेंगे यहाँ पे। इसमें से एक अगर आपका रिटन हुआ, सब्जेक्टिव पेपर हुआ, तो इसमें से दो जो डेरिवेशन हम बताएंगे, उन दो डेरिवेशन में से 110%, 100 नहीं 110% जो है एक डेरिवेशन जरूर आएगा। ठीक है, तो पहला लिखिए, द इफेक्ट ऑफ हाइट और अल्टीट्यूड, इसको अल्टीट्यूड बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड, यानी कि इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिख लीजिए, हम लोग लिखेंगे यहाँ इफेक्ट ऑफ हाइट